बच्चों, ई लर्निंग क्लास में पुनः आपका एक बार स्वागत है। हम लोग पिछली घटक में इतिहास के साधन के रूप में सबसे प्रथम साधन भौतिक साधन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग इतिहास का जो दूसरा साधन है लिखित साधन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, जिस प्रकार इतिहास के भौतिक साधन के लिए स्मारक, भवन, गुफाएं, शिलालेख, सिक्के, ताम्रपट इत्यादि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लिखित साधन के लिए भी कई प्रकार के साहित्यों की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हमें इतिहास को समझने में मदद मिलती है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और भारत की संपत्ति को लूटकर अपने देश चले गए, किंतु कुछ ऐसे भी शासक रहे हैं जिन्होंने भारत की संपत्ति को तो लूटा ही और साथ ही साथ वे भारत पर शासन भी किए। जैसे कि भारत पर कुछ हिस्सों पर तुर्कों ने, पुर्तगालियों ने, अरबों ने शासन किया, साथ ही साथ भारत पर अफगानियों, मुगलों और अंग्रेज़ों ने भी शासन किया है। और उस समय शासन काल में इन्होंने अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, एक राजा से दूसरे राजा तक पहुंचाने के लिए ये विशेष भाषाओं का उपयोग करते थे और वे भाषाएं विशेष लिपि में लिखी जाती थी। उस समय के इतिहासकार भी अपने ही भाषा की लिपि में पुस्तकों को लिखते थे और इतिहास की घटनाओं का उसमें उल्लेख करते थे। इस आधार पे हमको इतिहास को समझने में मदद मिलती रही है। वे लिपियां कौन सी होती थी? जैसे कि हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली जो किताबें थी वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी और अरबी में लोग लिखते थे। फारसी भाषा का इस्तेमाल भी इतिहास की पुस्तकें लिखने में होती रही हैं। अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी भाषा में इतिहास को लिखा। विभिन्न भाषाओं और लिपियों का उपयोग करके लिखी गए भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों और चित्रों के माध्यम से हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही विविध व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, लोगों के आचार विचार, उनके तीज त्योहार की भी जानकारी हमको इनके लेखों से प्राप्त होती है। बच्चों, इतिहास में लिखित साधन के रूप में जिन साधनों का उपयोग किया जाता था वे इस प्रकार हैं, जैसे कि राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज, राजाओं की वंशावली, उनकी शकावली, उनके द्वारा किए गए पत्र व्यवहार, खलीता, न्यायालय के निर्णय, उनके आदेश पत्र, उस समय के महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, राजाओं महाराजाओं और उनके दरबार में मंत्रियों के चरित्र का विवरण, विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन, बखर इत्यादि का उपयोग करते थे। बच्चों, बखर अर्थात होता है समाचार पत्र। उस समय के समाज में समाचार भी लिखे जाते रहे हैं, जिनका उपयोग वे उस समय की घटनाओं का वर्णन करने के लिए करते थे। बच्चों, मध्यकालीन कालखंड में अनेक विदेशी यात्री जैसे कि अल बैरूनी, इब्न बतूता, निकोलस, मनुची जैसे अनेक विदेशी यात्रियों ने अपनी यात्रा के दौरान अनेकों साहित्य लिखे। इन साहित्यों में उन्होंने उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय के लोक जीवन, न्याय पद्धति के बारे में उल्लेख किया है। बच्चों, लिखित स्रोत के माध्यम से हमें बाबर के चरित्र और कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र, श्री शिव भारत तथा विविध शासकों के चरित्र एवं पत्र व्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की नीतियों, प्रशासकीय प्रबंधन तथा राजनीतिक संबंधों को समझ सकते हैं। बच्चों, मध्य कालखंड में अल बैरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, मौलाना अहमद, याहिया बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना आदि के द्वारा अनेक तारीखें लिखी गई हैं। बच्चों, तारीख अर्थात होता है इतिहास। इनके माध्यम से हमें उस समय के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, प्रशासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। इन पुस्तकों को हम बखर कहते हैं।
बखर शब्द अर्थात खबर शब्द से बना है। खबर का अर्थ समाचार है। महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। बखर द्वारा तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं, भाषा व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियों जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। बच्चों, मराठी में अनेक बखरें लिखी गई हैं, जो कि घटनाएं घटित हो जाने के कई वर्षों के बाद लिखी गई। उनमें कई बार सुनी सुनाई जानकारी पर बल दिया गया पाया जाता है। मैकावती की बखर, सभासद की बखर, 91 कलमी बखर, चिटनीस की बखर, भाऊ साहेब की बखर, खरड़ा युद्ध की बखर आदि प्रमुख बखरें हैं। समकालीन पश्चिमी इतिहासकार रॉबर्ट आर्म, एमसी स्प्रेगल और ग्रांट डफ द्वारा अनेकों लिखित ग्रंथ साहित्य उपलब्ध आज भी हैं। बच्चों, इतिहास के इन्हीं लिखित साहित्यों का उपयोग करके हम भूतकाल के घटित घटनाओं की पुष्टि कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।